सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वाक़या है कि जी इंसान की जो फितरत है ना कि वो दूसरों की खामियों और ऐबों को बहुत जल्द पहचान लेता है, लेकिन अच्छाई और खूबी उसको मुश्किल से नज़र आती है। और ये बात किसी ख़ास किस्म के इंसान के लिए कह लें कि मखसूस नहीं है, बल्कि हम सब इसी कमज़ोरी का शिकार हैं। अच्छा, इंसान आम तौर पर तनकीदी रवैया जब इख्तियार करता है तो क्या होता है जी कि कम लोग हैं जो तनकीद बराए तामीर का रास्ता मुंतखब करते हैं। अब एक शख्स अपनी अहलिया की शिकायत लेकर किसी माहिर नफ्सियात के पास गया। कोई शिकायत थोड़ी नहीं थी, मेरे ख्याल से एक शिकायत नहीं थी, 2 शिकायतें नहीं थी, बल्कि कह लें कि पूरा ना शिकायतों का एक अंबार था जो उसने उसके सामने खोल कर रख दिया। अच्छा, शौहर ने चंद मिनट में कह लें कि साबित कर दिया कि उसकी जो बीवी है वो दुनिया की नालायक तरीन औरत है और अब वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि भाई उसके साथ तो गुजारा करना नामुमकिन है, लिहाजा तलाक ही आखिरी ऑप्शन है। अच्छा, माहिर नफ्सियात ने उसकी बातें बड़े गौर से सुनी और कहा कि देखो, तुम्हारी जो अहलियाँ हैं उसमें इतनी सारी बुराइयां हैं, लेकिन कोई तो खूबी होगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हों। अच्छा, माहिर नफ्सियात ने उसे कागज़ और कलम दिया और कहा कि सोचो और इस पर अपनी बीवी की चंद अच्छाइयाँ लिख कर दो। ये कहकर वो माहिर नफ्सियात 15 मिनट के लिए कमरे से बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उस शख्स ने उस खातून के बारे में 4 खूबियाँ लिखी। अब माहिर नफ्सियात ने उस शख्स को बताया कि वो इस गलती का शिकार है एक्चुअली, जिसमें आम तौर पर जोड़े मुब्तला होते हैं। दोनों एक दूसरे को गैर ज़रूरी तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश में लगे होते हैं, एक दूसरे पर तनकीद करने के आदी होकर सिर्फ एक दूसरे की खामियां तलाश करते हैं, कमज़ोरियां तलाश करते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी आदत तब्दील कर सकते हो। उसने शौहर को जो मशवरे दिए वो ये थे कि तुम अपनी शरीके हाथ की खामियों की बजाय उसकी खूबियाँ तलाश करना शुरू कर दो, जो हो सकता है कि दिल में तुम तस्लीम भी करते हो लेकिन ज़बान पर लाना नहीं चाहते, यानी अप्रिशिएट नहीं करते। शायद इससे तुम्हारी अना को तस्कीन मिलती है। तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे को पसंद करो और अपनी शरीकी हयात को भी ये समझाओ कि वो भी यही रवैया इख्तियार करें। अच्छा, चंद हफ्ते उसने कहा कि इस पर अमल करो और फिर नतीजे से मुझे आगाह करो। आकर चंद हफ्ते गुजर गए, फिर ये जोड़ा माहिर नफ्सियात से मिलने आया तो हालात बिल्कुल बदल चुके थे, क्योंकि अब दोनों की नज़रें खामियों पर नहीं बल्कि खूबियों पर थीं। यानी सोचें मुस्बत हो चुकी थी, पॉजिटिव हो चुकी थी, बात बात से एक दूसरे के लिए एहतराम, इज़्ज़त, मोहब्बत झलक रही थी। तो देखा नाज़रीन आपने कि जो खामियां हैं ना उसकी बजाय खूबियां तलाश करने का नतीजा ये होता है। लेकिन फिर भी हम ये रवैया अपनाने को तैयार नहीं हैं, आदत से मजबूर हैं। कह लें कि हम में बहुत से लोग समझते हैं कि किसी की तारीफ़ उसके सामने नहीं करनी चाहिए। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, अरे तारीफ़ सामने ना करो, बल्कि तारीफ़ तो वो है जो पीठ के पीछे की जाए। लेकिन बाज़ लोग इस बात से शदीद इख्तिलाफ़ करते हैं। अगर आपको किसी की कोई बात या अदा, कोई अमल पसंद आता है तो उसका लाजमी तौर पर इजहार करें, अप्रिशिएट करें। अगर आप किसी के अखलाक से मुतासिर हैं तो उससे कहें कि उसका रवैया इंतहाई मुतासिर कुन है और आप उसको कदर की निगाह से देखते हैं। इससे क्या होगा, एक तो उस शख्स की हौसला अफजाई होगी और उसको ये जो हौसला अफजाई है ना मज़ीद अच्छा बनने पर उभारेगी। अब इसी तरह अगर हम सियासत की बात करें तो यहाँ भी यही रवैया है। आप देख लें कि अपोजिशन की कोई भी जमात हो, उसने कसम खा रखी कि वो हुकूमत के किसी भी इकदाम की तारीफ़ नहीं करेगी। कुछ भी अच्छा होगा उनको बुरा ही लगेगा, भाई कुछ अच्छा नहीं होगा उनके मुताबिक, बल्कि वो हर बात में कह लें कि अच्छी से अच्छी बात में कहेंगे कि कीड़े निकालने का मौका मिले, नहीं भी निकलेंगे तो निकाल लेंगे कहीं से कीड़े। अपोजिशन का काम होता है कि वो कीड़े निकाले, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करे, तनकीद बराए तनकीद ना करे, यानी वो बाकायदा कीड़े ना निकाले। अपोजिशन का काम होता है कि वो अवामी मसाइल की निशानदेही करे, हुकूमत को बताए कि हुकूमत कहाँ पे गलत है, कि जो गलती है इसको कैसे सुधारा जा सकता है, और हुकूमत के गलत काम पर तनकीद करना अपोजिशन का काम है। लेकिन अपोजिशन का ये काम नहीं होना चाहिए कि हुकूमत के अच्छे कामों पे भी तनकीद करे, यानी मतलब ये कि सिर्फ तनकीद ही करनी है, अच्छा भी तो तनकीद करनी है, बुरा भी तो तनकीद करनी है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। फवाद चौधरी साहब को जब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया था तो मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में उस पर फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या कहा था कि ये मेरा भाई है, ये मेरा अजीज़ है और इसके साथ खुद इसकी हुकूमत ने अच्छा नहीं किया,
इसे वजारत इत्तलात लेकर इसका ओहदा नॉन इलेक्टेबल को दे दिया गया, जिस पर कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा कि ख्वाजा साहब क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोटा ओहदा है, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने तंज करते हुए कहा कि हाँ जी छोटा ओहदा नहीं है, और जब से फवाद चौधरी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना है तो ये अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर उनको लहरें गिनने पर लगा दिया जाए तो फवाद उसमें भी कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। अब नाज़रीन, ये किस्सा सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि यही वो रवैया है जो तरक्की की राह में रुकावट। आपको याद होगा कि इसी तरह जब मुल्क मुआशी बहरान का शिकार था, वज़ीर आज़म मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए कह लें कि हाथ पाँव मारे थे बाकायदा। इसके लिए कभी वो सऊदी अरब गए, कभी दुबई पहुँचे, कभी वज़ीर आज़म साहब ने चीन का दर खटखटाया ताकि वेंटिलेटर पे पड़ी जो हमारी मैशत थी ना, उसको किसी तरह से सुख का सांस नसीब हो सके। लेकिन अपोजिशन ने उनके इस इक़दाम की तारीफ़ की बजाय वज़ीर आज़म साहब को उन्हीं के जुमले याद करवा दिए। क्या थे वो जुमले? वो जुमले क्या थे? वज़ीर आज़म साहब अपनी कौम को कहा करते थे कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो कशकोल तोड़ देंगे, कशकोल तोड़ देंगे, वो कर्ज़ लेने पर ख़ुदकुशी को तरजीह देंगे। और उसी पर अपोजिशन ने एक गेम खेली और उन पर तंज के तीर चलाए कि वज़ीर आज़म तो कशकोल तोड़ने की बात किया करते थे, लेकिन उन्होंने कशकोल और भी मजबूती से पकड़ लिया। अब अपोजिशन ने तनकीद में कहने की सारी हदों को तोड़ दिया और यहाँ तक कह दे कि वज़ीर आज़म कर्ज़ ले रहे हैं तो अब उन्हें खुदकुशी वाली ऑप्शन पर भी गौर कर लेना चाहिए। अब उस वक्त वज़ीर आज़म साहब पर तनकीद करने वाले भूल गए कि मईशत का बेड़ा गर्क इमरान खान ने तो नहीं किया था, बल्कि उन लोगों की पॉलिसियों ने किया था जो खुद तनकीद करने पर आ गए। आई साबिका हुकूमतें थीं जो मईशत को इस हाल तक पहुँचा कर गईं, इमरान खान तो नहीं पहुँचा कर गए। आपने तो मईशत इस हाल में छोड़ी, इमरान खान साहब ने उसको उस हाल में पकड़ा और बेहतर करने की आज तक कोशिश कर रहे हैं। फिर भी इसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब को दिया आप लोगों ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सर पर डाल दिया। हुकूमत ने जब मईशत को संभाला दिया, FATF की ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बचाया, लेकिन अपोजिशन ने यहाँ भी सिर्फ शोर मचाया। और यही नहीं, अपोजिशन ने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल ना पाए। और अपोजिशन ने कह लें कि अपने इस अफसोसनाक किरदार पर सोचने के बजाय हुकूमत को ही निशाने पर रखा। अच्छा, एहसन इकबाल साहब का क्लियर चलाइएगा जी। तो सुना आपने, अपोजिशन यानी कह लें कि किसी हाल में खुश नहीं है। जब मुल्की मईशत बहरान का शिकार हो अपोजिशन को तब मसला होता है। उस वक्त अपोजिशन इसको हुकूमत की नाअहली कहती है, नालायकी कहती है, नाकामी कहती है, ना जाने क्या क्या कहती है। और जब ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो यही अपोजिशन इसे भी मशकूक बनाने की कोशिश करी। यानी चैन इन लोगों को नहीं है, मुतमईन ये लोग नहीं होने वाले। मतलब अब ये कहते हैं हुकूमत ने जाली इदादोशुमार पेश किए, हुकूमत ने फैक्ट्स एंड फिगर्स में छेड़छाड़ की है, हुकूमत के इदादोशुमार के नंबर जो है RTS की तरह हैं। और बाज़ मुखालिफिन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने ग्रोथ रेट बढ़ाकर कौन सा तीर चला लिया। यानी अगर मान लिया तो कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी गाल ही नहीं, वो तीर तो नहीं चलाया, कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं इनका। अच्छा, ग्रोथ रेट कोरोना की वजह से नीचे आया और जब कोरोना की वबा में कमी आई तो ग्रोथ रेट फिर से ऊपर जाने लगा, इसलिए इसमें हुकूमत का तो कोई कमाल ही नहीं है। अच्छा, अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर जब ग्रोथ रेट नीचे गिरा था, अब ज़रा सुनिएगा, जब ग्रोथ रेट ऊपर गया तो हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी बात, हुकूमत का कौन सा कमाल है, ग्रोथ रेट ऊपर चला गया। अब जब ग्रोथ रेट जब नीचे गिरा था तो फिर हुकूमत पर तो तब भी तनकीद नहीं बनती, फिर उसमें हुकूमत का क्या कसूर? अपनी इस मंतक पे रहे ना। फिर जब ग्रोथ रेट नीचे गिरेगा तो हुकूमत जिम्मेदार, नालायक, ना अहल, ना जाने क्या क्या, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, कौन सा तीर चला दिया, हुकूमत का तो कोई कमाल ही नहीं है। किसी एक जगह पर रुक जाया करें आप लोग। क्यों फिर अपोजिशन ग्रोथ रेट में कमी को हुकूमत की नाकामी, ना अहली, ना जाने क्या क्या करार देती है? अगर सब कुछ खुद ब खुद ही ख़राब और ठीक होना था तो फिर इस हिसाब से ना हुकूमत की तारीफ बनती है, ना फिर तनकीद। तारीफ़ नहीं करनी फिर तनकीद भी ना करें, और जब तनकीद करते हैं तो फिर जहाँ तारीफ बनती है वो भी कर लें। खुद तो ऑनेस्टी का मुजाहरा करें। अब आप देखें कि इसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में एक दिन में 1 अरब 56 करोड़ 33 लाख से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए, यानी कह लें कि रिकॉर्ड बना। और अगले दिन रिकॉर्ड भी टूट गया और दूसरे दिन 27 मई को मार्केट में पिछले दिन का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया और 2 अरब 21 करोड़ के शेयर्स फरोख्त हुए। कह लें कि स्टॉक एक्सचेंज की तारीख का सुनहरा दिन था, या तारीखी दिन कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन मजाल है कि अपोजिशन को तारीखी लगा हो। वो भी बड़ा तारीखी होता अगर ये तारीफ़ कर देते ना, क्योंकि अपोजिशन को तनकीद बराए तनकीद से फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने तो करना ही काम है तनकीद बराए तनकीद। स्टॉक एक्सचेंज तरक्की के इशारे दे रहा हो तो तब भी अपोजिशन की तनकीद में मंदी का रुझान देखने में नहीं आता। अब इसी तरह तरसीलात ज़र की बात करें तो अप्रैल 2021 में
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 2.8 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। तरसीलात ज़र में ये इजाफा हुकूमत पर कह रहे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का इजहार है, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने आपको याद होगा ट्वीट करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन अपोजिशन की नज़र से देखें तो ये भी बड़ी बात तो नहीं थी, कोई तीर तो नहीं चलाया था, क्या था, कुछ भी नहीं था। अब इसी तरह करंट अकाउंट जो खसारे में रहता था 17 साल बाद पीटीआई के दौर में सरप्लस हो गया। लेकिन ये भी कोई कमाल की बात नहीं है, क्या कर दिया पीटीआई ने, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा, अपोजिशन अब यही कहती है, सच्ची बात है कि मुखालिफिन के तनकीद का जो अकाउंट है ना वो भी सरप्लस में ही है, जो मनफी नहीं होता। अब इसी तरह अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में गुज़िश्ता कई हफ्तों से बेहतरी आई। फरवरी में एक अमरीकी डॉलर की कीमत 161 रुपये थी और अब इसकी कीमत गिर कर 155.23 तक आ चुकी है। लेकिन अपोजिशन के नज़दीक ये मैशत की बेहतरी है ही नहीं। अच्छा, जब डॉलर मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था उस वक्त अपोजिशन को मैशत बेहतर नज़र आ रही थी। उस वक्त तो कोहराम मचाया जा रहा था कि डॉलर की ये परवाज़ हुकूमती नाअहलियों का नतीजा है, नालायकियों का नतीजा, ना जाने पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। अब इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि रवा माली साल में अब तक पाकिस्तान की बरामदात में 31% तक इजाफा हुआ और पाकिस्तान ने बरामदात में इजाफा किया और गैर ज़रूरी अशिया की दरामदात पर पाबंदी लगा दी। ऐसा करने से भी मईशत पर बेहतर असरात पड़े। लेकिन अपोजिशन ने यहाँ ये कहना शुरू कर दिया कि दरामदात रोक कर ग्रोथ रेट बढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। यानी अगर हुकूमत अपोजिशन के एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दे तब भी अपोजिशन ने नहीं होना राजी, नहीं होना खुश, नहीं कहना उन्होंने कि बड़ी बात है। कहेंगे कौन सा बड़ी बात है, ये सूरज है, चांद है। तो अब अपोजिशन इस रवैये से क्या लगता है आपको नाज़रीन, क्या लगता है? यही लगता है ना कि अगर मईशत बेहतर होती गई तो अपोजिशन के पास सियासत करने को एक्चुअली कुछ बाकी बचेगा ही नहीं। ये है मसला, ये है इनका सरदर्द। मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका क्लिप होगा, ज़रा सुनिएगा, चलाइएगा टीम और नाज़रीन ज़रा समझिएगा। जी तो सुना आपने। अब यहाँ पर भी अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि अपनी पोजीशन संभाले बैठी है और ये बात दुरुस्त है कि अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो फिर आम आदमी पर इसके मुस्बत असरात पड़ने चाहिए। अब खबरें क्या हैं कि जी हुकूमत इस बजट में अवाम पर पहले से भी ज़्यादा टैक्स लगाने जा रही है और अगर टैक्स ज़्यादा लगेंगे तो अवाम की जेब पर उतना ही बोझ भी पड़ेगा। अगर मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है तो फिर हुकूमत मुमकिन तौर पर आने वाले बजट में अवाम को टैक्स के बोझ के नीचे क्यों दबाना चाहती है? अवाम पहले ही बहुत सख्तियाँ झेल रही है, बहुत परेशानी में है। अब अवाम फौरी रिलीफ भी मांगती है और इसीलिए वो आइंदा बजट में हुकूमत की तरफ कह लें कि हसरत बड़ी निगाह से देख रही है कि आने वाला बजट अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा। वो तो चाहते हैं ना कि हो। अब ये वो सवालात हैं जो बिलाशुबा कह लें कि इमरान खान साहब से पूछे जाने चाहिए। अवाम क्या चाहती है? सिर्फ ये चाहती है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ अवाम दोस्त हों और ये मुआशी पॉलिसियाँ उनकी ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीलियाँ लाएँ, महंगाई से उनकी जान छुड़ाएं। अब हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि जी इस साल ग्रोथ रेट 4% रहेगा और अगर जीडीपी बेहतर होगी तो महंगाई कम होगी। सिंपल सी बात है। इसीलिए अपोजिशन शोर मचा रही है कि जी मईशत के हवाले से हुकूमत ये जो आदाद शुमार बता रही है झूठे हैं, जाली हैं। अब तो हुकूमत के पास वक्त भी कम है और अगर चले अपोजिशन के मुताबिक अगर झूठे आदाद शुमार है तो वो तो बड़ी जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये झूठे अदाद शुमार देगी हुकूमत तो हालात में बेहतरी तो नहीं आएगी ना, महंगाई बढ़ेगी और फिर हुकूमत एक्सपोज हो जाएगी, हुकूमत खुद फंस जाएगी। अच्छा, नून लीग के रहनुमा में मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये कह रहे हैं कि जी ये ग्रोथ रेट जाली है। अब सबूत क्या है? सिर्फ बयानबाजी। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जो झूठी बयानबाजी है ना महंगी पड़ जाती है। अब यही आज मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हुआ। ज़रा सुनिएगा कहानी। मिफ्ता साहब भी कह लें कि अदाद शुमार के खिलाड़ी हैं, लेकिन आज उन्हें हुकूमती अदाद शुमार को जाली कहना बड़ा ही महंगा पड़ गया। एक सहाफ़ी के सीधे से सवाल पर, कहने सीधा साधा सवाल था, उसने इनको चकरा कर रख दिया। मईशत के बारे में नून लीग के कह लें कि प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। अच्छा, मिफ्ता साहब से पूछा क्या गया, सुनिएगा ज़रा नाज़रीन। पूछा गया मिफ्ता साहब से कि आपकी इंडस्ट्री नून लीग के दौरे हुकूमत में इतने फ़ायदे में नहीं थी जितनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है। अब इस पर मिफ्ता साहब के साथ बैठी मरियम औरंगज़ेब साहिबा फ़ौरन बोली कि ये कैसा सवाल है। और मिफ्ता साहब तो कह रहे हैं कि सहाफ़ी के सवाल पर यह भी ना कह सके कैसा सवाल है, लाजवाब ही हो गए। सवाल तो जायज़ है ना कि अगर मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हो गई तो मिफ्ता साहब की इंडस्ट्री कैसे फ़ायदे में चली गई।
जब मुल्क तबाह हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, इंडस्ट्री तबाह हो रही है, तो मिफ्ता साहब आपकी इंडस्ट्री का कहाँ पर है जो इतने फ़ायदे में चली गई? फिर मुफ्ता साहब ने कहा कि जी मुल्क के हालात से मेरी इंडस्ट्री का क्या लेना देना। जवाब समझ आया आपको नाज़रीन? मुल्क के हालात से मेरी इंडस्ट्री का क्या लेना देना? हालांकि लेना देना तो है सीधा सीधा। अगर मिफ्ता साहब की इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, ज़रा सोचिए, तो क्या मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ नहीं जा रही? और मिफ्ता साहब की इंडस्ट्री जो है अगर दुगना मुनाफा कमा रही है, अगर इनकी इंडस्ट्री दुगना मुनाफा कमा रही है, यानी कह लें कि इनकी पाँचों उंगलियां घी में हैं, सर कह लें कि कढ़ाई में है, अब मुफ्ता साहब ना माने तो ये अलग बात है। लेकिन अवाम सब जान चुकी है, अपोजिशन ये जो मईशत पर वावेला है ना, सिर्फ वावेला कर रही है, और जो वज़ीर ख़जाना है वो अपोजिशन के मनफी प्रोपेगेंडे को एक्सपोज कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं। क्लिप चलाइएगा। अच्छा, तो वज़ीर ख़जाना साहब को तो आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े अच्छे दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया और अब अच्छे दौर का आगाज़ होने जा रहा है। देखिएगा क्या कहते हैं जी। तो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना, मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ है और उतनी अपोजिशन की परेशानी भी कह लें कि बढ़ रही है। वज़ीर आज़म की बात में वज़न है कि जब मईशत ख़राब हाल में थी और हुकूमत इसको संभालने की बाकायदा कोशिश कर रही थी, अगर PDM चाहती तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकती थी। लेकिन क्यों नहीं गिरी? क्योंकि उनका मफाद सिर्फ अपना था, इसलिए वो इसे बचाने की कोशिश में लगे रहे। अवाम एक बार तो बातों में आ सकते हैं, लेकिन हर बार बातों में नहीं आएंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब को कह लें कि ये यकीन है कि जैसे जैसे मईशत बेहतर होती चली जाएगी, वैसे वैसे PDM इनको मज़ीद टफ़ टाइम देने की कोशिश करेगी। और वज़ीर आज़म साहब बजट में अपोजिशन के मुमकिन खेल तमाशे का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। अगर हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश कर दिया, महंगाई की तकलीफ से निजात दिला दी, माशी बेहतरी के साथ अवाम की दहलीज तक पहुँचाने में हुकूमत कामयाब हो गई, यानी अवाम को रिलीफ मिल गया, तो फिर वो भी मान जाएंगे कि मुश्किल जो दौर है, जो वक्त है, वो गुजर गया, अब अच्छा वक्त शुरू। अच्छा, फिर वज़ीर आज़म साहब को, हुकूमत को ये कहना नहीं पड़ेगा कि तब्दीली आ चुकी है, लोग खुद इसकी गवाही देंगे। और जो वज़ीर आज़म साहब ने दावा किया है कि PTI की जो अगली हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान को और ऊपर उठाएगी, ये दावा भी हकीकत का रूप धार सकेगा। और यह हर पाकिस्तानी की दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे। और सच्ची बात है कि अगर अपोजिशन तनकीद बराए तनकीद छोड़कर किसी तरह तनकीद बराए इस्लाह का रवैया अपना ले, तो यकीन जानिए ये सफ़र और भी आसान हो जाएगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफगानिस्तान से इनखला का तकरीबन जो आधा काम है वो मुकम्मल हो चुका है और अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल मुल्क के सबसे अहम फ़ौजी अड्डे बिग्राम एयरबेस को तकरीबन 20 दिनों के अंदर अफ़गान हुकूमत के हवाले भी कर दिया जाएगा। अभी जो एयरबेस है अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। अब इसकी तामीर 1980 की दहाई में साबिक जो सोवियत यूनियन है उसने की थी और जंगज़दा मुल्क में अमरीका की फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान अमरीकी और नेटो के हज़ारों जवान यहाँ तैनात भी थे। अच्छा, इस अड्डे में एक जेल भी है जिसमें हज़ारों तालिबान और दीगर कैदी गुज़िश्ता कई बरस से कैद भी हैं। तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल आज का अफ़गानिस्तान इस तबाहाल मुल्क से बहुत मुख्तलिफ है जिस पर 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमरीका की ज़ेरे क़यादत अफवाज ने हमला किया था। अच्छा, इनखला का जो फ़ैसला है वो हतमी है, लेकिन इससे उस मुल्क में जो गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान किसी न किसी सूरत एक आज़ादाना मुआशरे में ढल रहा था, क्या अमन या तशद्दुद बढ़ने के रुझान में तेज़ी आ सकती है? अच्छा, फ़ौजी इनखला के बाद अगर अफ़गान स्टेक होल्डर्स के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात नहीं मुमकिन हो पाते तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ एक मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ये जो अमरीकी फ़ौजियों की वापसी है उसे देखता कैसे और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? क्योंकि अब तक इंट्रा अफ़गान डायलॉग में कोई बड़ी पेशरफ्त तो आपको पता है कि सामने नहीं आई है। क्या अफ़गान फ़ौज मामला को संभालने के काबिल है आपके मुताबिक? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसके ऊपर खुश नहीं होगा। पाकिस्तान कहता रहा है कि अमेरिकन विड्रॉल अफ़गानिस्तान से ज़रूरी है, लेकिन ज़िम्मेवारी के साथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो तमाम दोहा प्रोसेस था उसका जो सेंट्रल पॉइंट था, मरकज़ी नुक्ता था, वो यही था कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट्स किया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें तालिबान भी शामिल है और मौजूदा हुकूमत भी और दूसरे जो वॉरलॉर्ड्स हैं
उनकी पार्टिसिपेशन से एक ऐसा मेकनिज़म, एक ऐसा गवर्नमेंट हो जो सब साइडों को काबिल कबूल हो। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका और अमेरिका इज़ गोइंग बैक विद वटेवर अफ़गानिस्तान के अंदर। और जो ज़्यादा लोग शक करते हैं, कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक सिविल वार किस्म की चीज़ छिड़ जाएगी, मेरे ख़्याल में उसके ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो है तालिबान ने कोई मेजर ऑपरेशन शुरू नहीं किए, लेकिन वो मुख्तलिफ़ जगहों में अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करते नज़र आ रहे हैं। और मेरे ख़्याल में ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक ही काबुल के ऊपर हमला करके कब्ज़ा कर लेंगे। वो अफ़गानिस्तान के अंदर बुरे होंगे और उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा फॉल आउट आता है अफ़गानिस्तान के सिचुएशन से, जिसकी वजह से हमें अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना होगा। अगर वहाँ पर इस किस्म की कोई जंग छिड़ जाती है और वो ज़्यादा फिरोशस हो तो पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिरीन है वो ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ और लोग भी आ सकते हैं। और पाकिस्तान के मईशत के ऊपर पहले ही ये बोझ है, ये तकरीबन 4 मिलियन यानी 40-45 लाख के करीब ये अफ़गान मुहाजिरीन है। ये अगर और भी बढ़ जाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर इसका असर होगा। कुछ लोग समझते हैं कि शायद जो बदअमनी है वो भी पाकिस्तान के अंदर आएगी, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मज़बूत है। बदअमनी तो शायद इधर इतनी ना आए, लेकिन कम से कम इस किस्म का बोझ जो है वो आएगा। और मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास इसका हल है। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को ठीक कर सके। मेरे ख़्याल में अमेरिका भी नहीं कर सका है इतने 20 सालों में, तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है। ये लोग कह रहे हैं कि शायद अमेरिका बाहर से इन्फ्लुएंस करके अफ़गानिस्तान के सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूँ कि अमेरिका अपने फुल फोर्स के साथ और नेटो के साथ अफ़गानिस्तान में बैठकर कंट्रोल नहीं कर सका है, तो बाहर से बैठकर क्या कंट्रोल कर लेगा। और दूसरा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बेसिस मांगे जा रहे हैं और पाकिस्तान सोच रहा है कि बेसिस दे दे या ना दे दे। मैं समझता हूँ वो डायनामिक्स को समझते नहीं है कि अभी हालात चेंज हो चुके हैं। हमारे मुल्क में सीपैक बन चुका है, चाइनीज़ इंटरेस्ट अभी पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान उन सारी चीज़ों के ऊपर टर्न अबाउट नहीं कर सकता और ना किसी को बेसिस दे सकता है। वो पुराने हालात थे, अभी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है और अमेरिका भी शायद समझता है। इसलिए लास्ट मिनट में जो कुछ भी वो गुडविल के तौर पे कर सकता है अमेरिका, वो कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात शायद अफ़गानिस्तान में बिगड़े। आदमी सोचता है कि अगर ये कहते हैं पाकिस्तान के पास हल है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को समझता है, अफ़गानिस्तान के हालात का उसको पता चलता रहता है। हमारे कुछ लोग वहाँ पर आते जाते हैं। बात से मैं ये कंक्लूड करूँ कि अमेरिका अगर एक बार अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए, लेकिन क्या जो इस वक्त जो अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, सिचुएशन, इसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर पाएगा? आपका कहने का ये मतलब है? जी, मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए। तरीका तो आता है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान पहले ही बहुत गरीब मुल्क है। सही। मैं समझता हूँ किसी फ्यूचर सिनारियो में अगर चाइना अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करना चाहता है या उनका जो सॉफ्ट इमेज की प्रोजेक्शन है, अगर वो अफ़गानिस्तान के लिए काम में लाया जाए तो हो सकता है कि वहाँ किया जा सकता है। पाकिस्तान जानता है कि क्या करना चाहिए। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को बहुत अच्छी तरह उनके ट्रेडिशंस को और उनके चीज़ों को समझता है, लेकिन पाकिस्तान के
नीयत के ऊपर हमेशा शक किया जाता है, इसलिए पाकिस्तान को कम से कम अफ़गानिस्तान में नज़र आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा ठीक। वक्त गुज़रेगा तो यहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो घटता जाएगा, और अगर वो घटता जाता है और चाइना इस रीजन में एज ए होल अपना सॉफ्ट यानी वो तिजारत के लिए अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो अपनी फ़ौज के साथ कहीं नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से अफ़गानिस्तान के हालत को देखा जा सकता है। अफ़गानिस्तान में जो मसला है वो ये है कि वहाँ पर स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है। यानी ये अफ़गानों ने, ये पढ़े लिखे अफ़गान है, लेकिन ये कभी इकट्ठे बैठे नहीं हैं। इनने सोचा नहीं है कि अफ़गानिस्तान का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। मेरे ख्याल में ये कभी बैठे तो इनको सोच आएगी, और ये फ़िलहाल पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। ये गलती कर रहे हैं, हमें पता है कि इस तरीके से मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इन्होंने कभी सोचा नहीं है। ये इनके जहाँ 2 दिहाड़े लग जाते हैं उसी के पीछे भागते हैं। अगर ये सीरियसली वहाँ कोई इंस्टीट्यूशंस हो, इदारे हों और वो सोचे, तो मेरे ख्याल में ये सोचेंगे कि शायद दुनिया में अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अफ़गानिस्तान ये का जो एक ही दोस्त है, वो अब ये जो पाकिस्तान है। इनखला का फैसला है, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इनखला का फैसला जो ये हतमी है, लेकिन अब ये खदशात हैं कि जी अब इससे आज़ादाना माशरे में ढलना अफ़गानिस्तान फिर तशद्दुद की तरफ ना लौट जाए। क्या अफ़गान तालिबान इस आज़ादाना माशरती तब्दीली को आपके मुताबिक तस्लीम कर लें, कि आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में जो पुराने तालिबान थे वो अभी चेंज हो चुके हैं काफ़ी हद तक। अगर आपने उनके जो दोहा में उनका शुरा या नेगोशिएट करने वाले लोग थे, आप उनको देखा होगा, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, और काफ़ी सारी जो पिछले दौर में इनकी थी कि औरतों को काम नहीं करने देंगे, औरतों को एजुकेशन हासिल नहीं करने देंगे, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें उनमें नहीं है। वो तजुर्बे से उनने सीखा है कि अफ़गान इस तरह की चीज़ों को शायद मानते नहीं हैं। अफ़गानिस्तान में हर किस्म के लोग हैं, कोई बहुत आज़ाद ख्याल है और कोई बहुत रिलीजियस माइंडेड है। मेरे ख्याल में उनको एक मॉडरेट पॉलिसी की तरफ आना होगा, और मेरे ख्याल में वो तब कामयाब होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ्यूचर हम देख रहे हैं कि उसमें सिर्फ तालिबान हो, उसमें जो माशरे के दूसरे लोग हैं वो भी हों। और दूसरी बड़ी बात जो 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 चेंज है वो है कि अफ़गानिस्तान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या उसके कापी है। अफ़गानिस्तान की जो रीजन है वहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ पावर है बिटवीन द प्रेसिडेंट और बाकी रीजन्स में, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी आपने देखा हो कि अफ़गान सदर के लिए इंतखाबात के लिए कोई 17-18 उम्मीदवार थे, क्योंकि वो समझते हैं कि यही एक आदमी है जिसके साथ पावर होता है। अगर पावर को डिलीगेट किया जाए रीजन्स के ऊपर, और ये अफ़गानिस्तान पहाड़ी इलाका है, कम्युनिकेशन मुश्किल है, तो ये जो है अफ़गानिस्तान के लिए एक बैलेंस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाना होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि करना क्या है। शायद इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम वहाँ पर कमिट कर सकें, लेकिन अगर कोई रिसोर्सफुल हो, जैसे चाइना रिसोर्सफुल है, तो किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी और नेटो फ़ौज के जो अफगानिस्तान से इनखला के दौरान तालिबान और आपको पता नहीं फ़ौज के दरमियान ये जो मुल्क भर में खूनी झड़पों का सिलसिला जारी है, आपको लगता है कि ऐसे हालात अगर वहाँ पे जारी रहते हैं, इन हालात में अमन कायम हो सकता है? नहीं, फ़िलहाल तो मैं नहीं समझता। मेरे ख़्याल में कि जब वो पूरा इनखला हो जाएगा तो थोड़ी सी एरप्शन होगी, लेकिन फिर भी सब लोगों को मालूम है, मेरे ख़्याल में तालिबान भी अगर ये सोचे कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकते, पहले उन्होंने किया था, लोग उनके ख़िलाफ़ थे, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी अपने रवैये में नरमी लानी होगी, और जो दूसरे लोग हैं
उनका रवैया भी तालिबान की तरफ जो है नरम होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में उस किस्म के लोग काफ़ी हैं। ये अगर सोचें, बैठें, सोचें और मुल्क के लिए एक पॉलिसी बनाएं और बाहर के लोगों से कुछ मराहत लेकर कुछ डॉलर्स के ज़रिए ये जो लोग करते रहते हैं, मेरे ख़्याल में इनने अफ़गानिस्तान को तबाह किया है। अफ़गानिस्तान ने अगर स्टेबल होना है तो इनको मिल बैठ के सोचना होगा। यही एक चीज़ थी जो पाकिस्तान कह रही थी कि आप इनको बिठाएं किसी तरीके से और आपस में ये फ़ैसला कर लें, लेकिन समहाउ वो हो नहीं सका। फ्यूचर में भी यही मॉडल होगा और मेरे ख़्याल में वो ट्रेडिशनल माशरा है, वहाँ पर लोया जर्ग के थ्रू फ़ैसले होते रहे हैं। जो बादशाह है, जो सदर है, वो उसको बिठाकर उनकी बात सुने मेरे ख़्याल में, और उस लोया जरगा में तमाम को बुलाएं तो आगे से बात चल सकती है। और इंतहाई ये ट्रेडिशनल माशरा है और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस की वो कदर करना जानते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। अब गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान आपने देखा है कि पाकिस्तान ने लाखों अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में जगह दी है। अब ये जो पनाह गुज़ीन है सिर्फ कैंपों तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, मतलब तालीम हासिल कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये चाहता है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ज़िम्मेदारी ले और ये यकीनी बनाए कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बातचीत में ये जो पनाह गुज़ीन है इनकी वापसी भी ज़ेर बहस हो। क्या ऐसा मुमकिन होगा आपके मुताबिक? हो सकता है? मेरे ख़्याल में ये जो अफ़गान है जो पाकिस्तान में बड़े हैं, ये स्कूल इन्होंने अटेंड किए हैं, ये एजुकेटेड है, इसमें काफ़ी सारे, ये किसी तरीके अफ़गानिस्तान जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं जो कि स्कूल नहीं गए, तालीम नहीं है, ये लोग उनके ऊपर एक सोबरिंग इफ़ेक्ट रख सकते हैं, उनके माशरे को सोबर कर सकते हैं। हम कहते रहे हैं उनको कि ये 50 लाख 40 लाख लोग जो है आप काबुल में, कंधार में इनको बसाएं तो आपकी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। ये मजदूरी करने चाहते हैं, ये तालीम हासिल करके कुछ काम करना चाहते हैं, और ये सोबर आउट हुए हैं हमारे सोसाइटी के लिए, तो हमें ये थोड़े से क्रिमिनल लगते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के मुकाबले में ये काफ़ी सोबर हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी बातचीत हो रही थी उसके अंदर एक हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव था कि ये अफ़गान अपने मुल्क में चले जाए, और अगर ये जाते नहीं हैं और भी अफ़गान मुहाजिरीन आ जाते हैं तो ये पाकिस्तान के मईशत के ऊपर बोझ है। और ये जो फ़ौरन कुछ कहते हैं कि वो कुछ देंगे या देते रहे हैं, दरअसल वो कभी भी काफ़ी नहीं होता, और ना पाकिस्तान के अंदर इतने रिसोर्सेज है कि इतने लोगों को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके। पहले ये कैंपों में थे तो जो भी उनकी मदद थी इन तक पहुंच जाती थी। अभी तो ये सोसाइटी में पेशावर से लेके कराची तक फैले हुए हैं, उन तक पहुंचाई नहीं जा सकती, और ये हमारे मईशत में ही मजदूरी करके कभी जायज़ तरीके से कभी नाजायज़ तरीके से, और उसमें से काफ़ी सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करके बाहर ममालिक में भी जा चुके हैं और वहाँ पर ये गुजारा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनके लिए सबसे अच्छा ये है कि वापस जाएं और अफ़गानिस्तान में सेटल हो जाए, उनके सोसाइटी में ये एक सोबरिंग इफ़ेक्ट डालेंगे। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे ब्रेक पे वापसी पर सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। जी सदीक, आज की बड़ी खबर क्या है? देखें, आज की बड़ी खबर तो ज़ाहिर है यही थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई शहबाज शरीफ केस के हवाले से, लेकिन उस पर भी हम आते हैं। उसके बाद का जो मामला है वो डेवलपिंग स्टोरी है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया है, शहबाज शरीफ की लीगल टीम ने यह फैसला किया है कि हुकूमत को ECL से शहबाज शरीफ का नाम निकालने के हवाले से दरख्वास्त नहीं दी जाएगी।
और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा और शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकलवाने की कोशिश की जाएगी। और अब शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट साथ लगाई जाएंगी, जो उनके बैरून मुल्क डॉक्टर हैं उनकी कुछ डॉक्यूमेंट साथ लगाए जाएंगे और बताया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अशद ज़रूरत है चेकअप की और वो अपने उस चेकअप के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं। और ये तमाम चीज़ें लिखकर अदालत से रजू किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट से, क्योंकि उनके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो पहले ECL से नाम निकलवाने के लिए हुकूमत को दरखास्त दें, लेकिन हुकूमत के हवाले से उनकी लीगल टीम का ख्याल ये है कि वो हुकूमत जो कि पहले जिस तरह से उसने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला, उनको पहले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उनको एयरपोर्ट पर रोका, फिर उनका नाम ECL में डाला, फिर जिस तरह से ईद की छुट्टियों में ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से वफाकी काबीना के अहम अरकान वज़रा बार बार ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देंगे, तो वो ये समझते हैं कि उसके बाद सियासी तौर पर भी सुबकी होगी और हमें नहीं रजू करना चाहिए हुकूमत के साथ, हमें लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब खुद करेंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि नहीं एक बार हुकूमत को दरखास्त देनी चाहिए तो दी जाएगी, लेकिन लीगल टीम का ये ख्याल है कि, और उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है कि हमें लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए। अब आ जाएँ जो इससे पहले आज जो मामला हुआ वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज हैरान कुन तौर पर सोशल मीडिया पर और कुछ चैनल्स के ऊपर भी और एक तासुर ये बना दिया गया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने दरखास्त वापस ले ली है और पता नहीं कोई डील हो गई है, शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, कोई NRO हो गया है। अपोजिशन भी बयान देने लग गई कि जी वो देखें खालिद जावेद खान ने क्या किया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तहरीरी ऑर्डर आ चुका है, तहरीरी फैसला आ चुका है जिसमें यह लिखा गया है कि यह दरखास्त डिस्पोज ऑफ की गई है, ये अपील डिस्पोज ऑफ की गई है। और उसमें जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान चाहते थे, जो रिलीफ लेना चाहते थे, वो रिलीफ उनको मिल गया है। वो रिलीफ क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि इस फैसले को रवायत ना बनाया जाए, इसको आइंदा कोई और इस केस को दलील के तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सके, ये लिख दिया गया है फैसले में। दूसरा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये चाहते थे कि इसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग ने रजू किया था कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए, वो कंटेम्प्ट की कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। और तीसरा ये है कि आइंदा हुकूमत को, जो कि इसमें तहरीरी ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ लेकिन जाहिर है जो अब इस्टेब्लिश हो गया है कि आइंदा लाहौर हाई कोर्ट इस तरह के मामले में, शरीफ खानदान के केसेस में या इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह से इतनी जल्दी नहीं दिखाएगी कि ड्यू प्रोसेस भी ना हो, हुकूमत को सुना भी ना जाए, हुकूमती इदारों को सुना भी ना जाए। क्योंकि पहले जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है राना अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने जिस तरह से अदालत से बार बार इस्तदा की थी कि मुझे टाइम दें टाइम दें टाइम दें, लेकिन उनको सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया गया था। तो ये आज की डेवलपमेंट्स थी, यानी जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब पर जो इल्जामात लग रहे हैं, जो उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई पता नहीं कोई इमरान खान के कहने पे या हुकूमत के कहने पे जो है वो कोई डील दे दी है, कोई NRO दे दिया है शहबाज शरीफ साहब को, ऐसा नहीं है। और एक तासुर ये दिया गया कि जैसे शहबाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ मिल गया है कि शहबाज शरीफ आज ही जो है वो लंदन रवाना हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में है। और वैसे ही जब पहले शहबाज शरीफ ने अपनी दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली तो उसके बाद जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी वो तो वैसे ही उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। लेकिन अटॉर्नी जनरल की इससे पिछली समात पे भी ये इस्तदा थी कि आप इसमें लिख दें कि इस फैसले को जो है वो रवायत ना बना लिया जाए, कोई आइंदा इसको अपने और इसको कोर्ट ना कर सके, कोई इसको हवाला ना दे सके। तो ये आज का मामला था। जब पहले शहबाज शरीफ ने अपनी वहाँ दरखास्तें वापस ले ली हैं तो ये मैक्सिमम रिलीफ था जो अदालत से लिया जा सकता था। अटॉर्नी जनरल ने यह ज़रूर कहा था कि मैं वापस ले लेता हूँ अगर आप ये चीज़ें कर दें, और वो चीज़ें हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो तासुर दिया गया कि कोई डील हो गई है, कोई NRO है, ये हो गया वो हो गया। तो अब बहरहाल ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करती है। शहबाज शरीफ साहब हर सूरत में लंदन जाना चाहते हैं, एक तो ज़ाहिर है वो अपने चेकअप करवाना चाहते हैं, और दूसरा उससे जो बड़ा मामला है वो नवाज शरीफ से जो है वो बड़ी अहम मुलाकात करना चाहते हैं और उसमें तय करना चाहते हैं कि बयानिया शहबाज शरीफ का चलेगा, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, जिसमें तकरीबन तय हो गया है कि बयानिया शहबाज शरीफ का चलेगा। लेकिन उसमें शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि मरियम जो हैं वो जिस तरह से शहबाज शरीफ को टफ टाइम दे रही हैं, जिस तरह से वो उन्होंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में शाहिद खान अब्बासी साहब को मैदान में उतारा हुआ है, जैसे वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बयानात दिलवाती हैं शाहिद खान अब्बासी से और फिर कहती हैं कि जो शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं मैं उसके साथ हूँ। फिर जिस तरह से मरियम साहबा के करीबी जो लोग हैं वो जिस तरह से शहबाज शरीफ के खिलाफ बयानात नाम लिए बगैर दे रहे हैं, जिस तरह से मरियम साहबा के करीबी लोग मीडिया में कुछ लोगों को शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बहरहाल शहबाज शरीफ बरहम है। शहबाज शरीफ जो है उनके सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो फाइनल एक मुलाकात करना चाहते हैं अपने भाई नवाज शरीफ के साथ और उनसे बात करना चाहते हैं कि क्या बयानिया होगा, क्या तरीकाकार होगा। और अगर नवाज शरीफ ने उनकी बात ना मानी तो फिर शहबाज शरीफ जो है, जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी
कि वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और सियासत का मामला अपने बच्चों पे छोड़ देंगे, हमजा शहबाज पे, कि वो जिस तरह से मामला लेके चलना चाहते हैं चलें। ठीक है सदीक, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्ज़िया। डॉक्टर फ़ैज़ाक अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।